बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, निहायत ही झूठ बोलती है। I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. क्या 119 साल के बाद फिर 2 टुकड़े होगा बंगाल? क्या नॉर्थ बंगाल अलग होकर नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाएगा? ये वो सवाल है जिससे बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी के मंत्री सुकांत मजूमदार के एक बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने नॉर्थ बंगाल को राज्य से अलग करके नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात कही है। वो बयान क्या है ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे नीति आयोग की बैठक में आज ममता बनर्जी भड़क गई। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी जिसमें ममता बनर्जी भड़क गईं। वो मीटिंग छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने अपमान का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में बोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। उनसे पहले लोगों ने 15 से 20 मिनट तक बात की। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि वो विपक्ष की एकमात्र सदस्य थी जो मीटिंग में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इसी कारण उन्होंने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। ममता बनर्जी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माइक बंद करने के आरोप को झूठा बताया। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every Chief Minister was given their due time to speak, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. बीजेपी ने कहा कि बैठक में हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए समय दिया गया। इसकी पुष्टि कांग्रेस के अधीर रंजन ने भी की। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। ये पूरी घटना ये बताने के लिए काफी है कि ममता और बीजेपी के बीच इस वक्त कैसे एक अघोषित जंग छिड़ी हुई है। ये सियासी घमासान उस वक्त हो रहा है जब बंगाल के बंटवारे की सुगबुगाहट चल रही है। आज माननीय प्रधानमंत्रीर साथे आमि देखा करेছি এবং দেখা করে माननीय प्रधानमंत्रीर हाथे একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি আপাতত, যে একটু প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष होने के साथ ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने ये बयान बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद दिया। इसके बाद से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर मोदी सरकार के मन में
चल क्या रहा है। बंगाल बंटवारे का प्रस्ताव बीजेपी की रणनीति है या राजनीतिक दांव? सवाल यही है कि नॉर्थ बंगाल को अलग राज्य बनाने की सोच के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है? क्या है नॉर्थ बंगाल की भौगोलिक स्थिति? कैसे ये इलाका बांग्लादेश घुसपैठियों की नजर में रहता है? नॉर्थ बंगाल के अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनने से किसे क्या फायदा मिलेगा? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। टीएमसी ने इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी को बंगाल विरोधी बता दिया है। विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। बंगाल को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ देने का सवाल भी नहीं उठता। वहाँ पर वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी काम किया है, करते रहते हैं। बीजेपी जो हार गया लोकसभा चुनाव में, उसी को काउंटर करने के लिए वो ये सवाल उठा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, बीजेपी हारते ही रहेंगे। किसी का दोष नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। यह हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी का ऊपर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का पास गए थे, और ये जो उनका जो इनर पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे नजर घुमाने के लिए ये मुद्दा बाजार में छोड़ दिया है। उसके साथ डेवलपमेंट का नॉर्थ बंगाल का कोई संपर्क नहीं है। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो ममता दीदी ही कर रहे हैं। टीएमसी इसे सियासी नफे के लिए बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टंट जरूर बता रही है, लेकिन बीजेपी के सुकांत मजूमदार का तर्क है कि इससे नॉर्थ बंगाल का विकास होगा। बीजेपी का कहना है कि ममता के असर वाले दक्षिणी बंगाल की तुलना में नॉर्थ बंगाल काफी पिछड़ा हुआ है। नॉर्थ बंगाल में मालदा, दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर ये 8 जिले आते हैं। उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में विलय करने की मांग के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, इसके लिए सबसे पहले उत्तर बंगाल की सियासत को समझिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2024 में बीजेपी 12 सीटें जीत पाई, लेकिन नॉर्थ बंगाल में उसने अपनी पकड़ बरकरार रखी और 8 में से 6 सीटों पर दोबारा जीत दर्ज की। यानी बीजेपी के लिहाज से नॉर्थ उसका मजबूत गढ़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ बंगाल की सिर्फ एक लोकसभा सीट कूच बिहार से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक को हार का सामना करना पड़ा। बाकी 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई। इतना ही नहीं, साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में नॉर्थ बंगाल की 56 में से 30 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी। जाहिर है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन तैयार कर ली है, और अगर उत्तर बंगाल को लेकर सुकांत मजूमदार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अमल करती है तो इसका फायदा बीजेपी को सियासी रूप से मिलेगा और उसका वोट बैंक मजबूत होगा। अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। इस तरह पूरे बंगाल पर नहीं तो कम से कम आधे बंगाल पर बीजेपी को राज करने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि बंगाल के बंटवारे पर खुद बीजेपी में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। बीजेपी के बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जो कहती है वो कभी करती नहीं है, ना कर सकती है। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान आपने देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा है और क्या क्या वायदे नहीं किए। पूरा करने की ना क्षमता उनके अंदर, ना इरादा है, ना करेंगे। सुकांत बाबू का ये बयान यूटोपियन थॉट है। ये यूटोपियन, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सुकांत बाबू ने स्पष्ट कहा है कि बंगाल का पार्ट होते हुए उत्तर बंगाल को उसमें डालना है। मैं आधिकारिक रूप से एक बीजेपी का विधायक बोल रहा हूँ, ये यूटोपियन थॉट है। अगर ये यूटोपियन थॉट नहीं है तो मैं सुकांत बाबू को यहाँ से मैं कहता हूँ कि आप 25 के बजट सेशन से पहले, 2025 का बजट सेशन से पहले आप उस हिस्से को बंगाल में रखते हुए आप पूर्वोत्तर का एक मेंबर बना के दिखाइए, उसके बाद चुनाव में आइए। नॉर्थ बंगाल रणनीतिक नजरिए से भी काफी अहम इलाका है।
देश को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ने वाला चिकन नेक नॉर्थ बंगाल में ही पड़ता है। नॉर्थ बंगाल को गोरखालैंड बनाए जाने की मांग सालों से उठती रही। यहाँ के जिले कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार उत्तर पूर्वी राज्यों के काफी करीब हैं। इसलिए भी इस इलाके को अलग राज्य बनाकर नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग उठ रही है। तर्क दिया जा रहा है कि सिर्फ एक कदम से गोरखालैंड, कांतापुर और ग्रेटर कूच बिहार जैसी अलग अलग राज्यों की मांगें खत्म हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल का ये इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इसके बॉर्डर से बांग्लादेश और नेपाल जुड़ता है। यहाँ से घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का तो यहाँ तक आरोप है कि बंगाल की टीएमसी सरकार जानबूझकर डेमोग्राफी बदलने के लिए बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में बंगाल के इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों की डेमोग्राफी तेजी से बदली। 2011 की जनगणना के आंकड़े भी बताते हैं कि 2001 से 2011 यानी 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 1971 में करीब 78% हिंदू और 20.5% मुसलमान थे। 1981 तक हिंदुओं की संख्या घटकर 76.9% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 21.4% हो गई। 2001 तक हिंदुओं की जनसंख्या और घटी और ये 72.5% हो गई। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 25% हो गई। वहीं 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या 70.5% के करीब है। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% के करीब पहुंच चुकी है। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहाँ पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग कभी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। 2011 के बाद भारत सरकार की तरफ से कोई जनगणना नहीं हुई, लेकिन दावे किए जाते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बंगाल में और बढ़ी है। जनसंख्या के मामले में मुस्लिम समुदाय पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में आगे है, खासकर बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों में। दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल के 8 सीमावर्ती जिलों में लगातार मुस्लिम घुसपैठिए बस रहे हैं। ये जिले हैं उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा। जनसंख्या के आंकड़े ये बताते हैं कि इन जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 40% हो गई। 1971 से अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इन इलाकों में हर 10 साल में मुसलमानों की आबादी 3% से 5% तक बढ़ी। वहीं दूसरी ओर इन जिलों में हिंदू जनसंख्या में 3% तक की कमी बताई गई। बंगाल की डेमोग्राफी में आए बदलाव के पीछे सियासत और मुस्लिम वोट बैंक के लालच को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা ताकि सम्मान जानावे। ममता जी ने सीए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? यह अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का। एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे, इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? सुना आपने, एक तरफ जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बॉर्डर खोलने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगाकर सियासी नफे के लिए बदलती डेमोग्राफी को सरकार की सोची समझी रणनीति बताती है। ऐसे में सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में अब होगा क्या? क्या दोबारा बंगाल का बंटवारा होगा? क्या नॉर्थ बंगाल को अलग करने का शिगुफा बीजेपी ने सोच समझकर छोड़ा है? क्योंकि इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने पर बीजेपी की पकड़ उत्तर बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मजबूत हो जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।